नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप .com की असम चुनाव यात्रा का पहला पड़ाव। हम लोग फ़िलहाल डिब्रूगढ़ में है। 20 तारीख है आज और डिब्रूगढ़ में हमने पहला पड़ाव बनाया है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी को। असम के बारे में जो लोग थोड़ा भी जानते हैं वो ये चीज़ ज़रूर जानते होंगे कि असम में बहुत मजबूत छात्र आंदोलन रहे हैं। असम आंदोलन भी इन्हीं तरह के छात्रों ने चलाया था और उसका असर अब भी असम की पॉलिटिक्स में डे टू डे लाइफ पे पड़ता रहता है। और इन दिनों तो जो अपर असम का इलाका है उसमें एंटी सीएए जो सेंटिमेंट है उसके बारे में काफ़ी गणित गुणा भाग करके देखा जा रहा है कि क्या उसका चुनाव पे कोई खास असर हो सकता है। तो हम डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के इन स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जीवन के क्या मुद्दे हैं, ये चुनाव को किस तरह से देखते हैं, नेता जिस तरह के बयान देते हैं उन्हें किस तरह पढ़ते हैं और ये क्या चाहते हैं अपने लीडर्स से। तो हेलो सर, आपका नाम क्या है? Myself, Prahlad Tandi. आप कौन से कोर्स के स्टूडेंट हैं सर? Currently, I am pursuing a master's in the Department of English. ओके। तो क्या आप वोट देंगे इस बार? क्या आपका वोट है? हाँ जी हाँ है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? I am from Naharkatia, Dibrugarh district itself. अच्छा, तो आपके मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में या नाहरकटिया में किन चीज़ों को ध्यान में रख के आप वोट देंगे? डेवलपमेंट बोलने के लिए तो इतना कुछ है नहीं, हम्म, क्योंकि जो नेता लोग होता है मतलब वो सिर्फ मतलब इलेक्शन का टाइम में ही आता है। हम लोग का जो गांव है वो सब मतलब इलेक्शन का टाइम में ही रास्ता सब बन रहा है। मतलब कुछ भी हो रहा है सब इलेक्शन का टाइम में हो रहा है। बाकी जो 5 साल था उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। सो अभी कैंडिडेट देख के ही वोट देना पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट डिजर्विंग है उसी को वोट देंगे बोल के सोच रहे हैं। अच्छा, तो नाहरकटिया के जो सिटिंग एमएलए हैं आपके एरिया के, उनके काम वो उनका नाम क्या है? क्या आप जानते हैं? हाँ हाँ, नौरेन सोनवाल, अच्छा, कौन सी पार्टी से हैं वो? एजीपी। अच्छा, तो उनके काम को आप कैसे देखते हैं? मतलब कैसा काम रहा है उनका पिछले 5 साल में? अगर मैं 10 में से ग्रेडिंग दूँ तो 4 या 5 ही दे सकता हूँ। मतलब अच्छा, उसका काम को लेकर। ठीक है। तो और इस बार आपके दिमाग में क्या है इलेक्शन से पहले? मतलब इस बार नया कैंडिडेट से 2-3 नया कैंडिडेट से मतलब यंग कैंडिडेट्स भी है मतलब, तो उनको देख के मतलब सोच रहा हूँ कि उधर भी जा सकता हूँ, नहीं तो इधर भी हो सकता हूँ। अच्छा, तो वो आप वोटिंग वैसे भी एक निजी मुद्दा है, ऐसा पूछना नहीं चाहिए कि किसको वोट देना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमालय है अच्छा। और मैं आई एम द स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट ऑफ सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज इन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। हिमालय, आप कहाँ से हैं असम में? मैं भी नाहरकटिया से हूँ। अच्छा, तो हिमालय ये बताइए कि यहाँ यूनिवर्सिटी में जैसे असम के सारे कैंपसेस पॉलिटिकली चार्ज होते हैं, यहाँ पे मजबूत स्टूडेंट यूनियंस होती हैं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या माहौल है? पिछले टाइम इन 5 सालों में यहाँ पे किस तरह के मुद्दों पे बात हुई? स्टूडेंट्स किन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे ज़्यादा मतलब मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं? वही डिब्रूगढ़ का यूनिवर्सिटी का एक खासियत है मतलब, और ओवरऑल असम में जो मतलब सोशल लाइफ है, पॉलिटिकली हो या इकोनॉमिकली, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का छात्रों का बहुत मतलब योगदान रहा है। और यहाँ पे हम लोग का जितना भी ओवरऑल असम में जितना भी आंदोलन भी हुआ है पहले जो, तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का जो मतलब स्टूडेंट्स है उन लोगों का पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन है वहाँ पे, सक्रिय योगदान है वहाँ पे। और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, मेनली डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का छात्रों ने असम के भविष्य के लिए, असम के उन्नयन के लिए मतलब बहुत कुछ किया है। और अपने पढ़ाई के साथ मतलब अभी तक मतलब वो भी कंटिन्यू कर रहा है। नहीं, ये तो जैसे आपने एक हिस्टोरिक वो दे दिया। अभी फ़िलहाल किन चीज़ों को लेकर के यहाँ के स्टूडेंट्स लामबंद हैं, मूवमेंट चला रहे हैं? ना हम लोग का जो मतलब अब इस अपकमिंग जो इलेक्शन है उसमें देखने से असम का बहुत प्रॉब्लम्स है। लाइक देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन असम, लाइक मेजर प्रॉब्लम्स आर माइग्रेशन एंड सॉइल इरोजन, फ्लड, अनएम्प्लॉयमेंट। सो इस बार मतलब हम लोग एक चेंजेस चाहते हैं जहाँ पे मतलब वो एक नया किरण का उदय हो, जहाँ पे हम लोग असम का जो मेन प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकता है। तो पिछले बार मतलब अभी तक हम लोग जो देखा है यहाँ पे मतलब इलेक्शन के टाइम में आता है, नेता लोग आता है मतलब बहुत ऐसा मतलब हम लोगों को प्रॉमिस करता है, लेकिन वो मतलब सच में नहीं मतलब वो स्वरूप होता है। तो इसीलिए हम लोग इस बार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और जितना भी हम लोगों का मतलब यूथ है, हम लोग ने एक डिसाइड किया है जो मतलब इस बार यंग कैंडिडेट है, एडुकेटेड कैंडिडेट है, उसी को मतलब एक बार चांस देने का सोचा है। ओके। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे उस चीज़ के बारे में भी पूछना था कि गुवाहाटी के बाद डिब्रूगढ़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट देखा गया था सीए के अगेंस्ट, स्पेशली यूनिवर्सिटी कैंपसेस में। उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषभ चक्रवर्ती है एंड आई एम स्टडीइंग मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स।
So I cannot differentiate between any kind of movement, no, because it is गुवाहाटी का कुछ जो भी हुआ movement, तो we cannot compare it with anyone. नहीं, मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में ही हाँ हाँ हाँ, सर डिब्रूगढ़ में जो जितना भी हुआ उतना जितना चाहिए था उतना हुआ है, गुवाहाटी में जितना चाहिए था उतना हुआ है. सो देखिए मूवमेंट बोलने से तो हम लोग का एक तो चार्ज हो गए थे हम लोग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ दैट जो हम लोग के जो ये हैं मैंने प्रीडिसेसर्स हैं, उन लोग के लिए वो तो चीज़ बहुत ज़्यादा मीन्स मायने रखता है, क्योंकि वो दे वर बीइंग इन्वॉल्व विद दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो हम लोग तो अभी नए हैं, तो वी हैव जस्ट स्टडीड द हिस्ट्री एंड बाय स्टडीइंग दैट वी हैव जॉइन द मूवमेंट. सो द थिंग इज़ दैट अभी वो लोग अगर अच्छे से सोचते हैं और जो डेवलपमेंट है क्या है वो है जो भी है वो लोग अगर करते हैं तो ठीक है. और हम लोग का बेसिकली हम लोग का डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में तो वी हैव बीन स्टेइंग इन अ वैक्यूम बिकॉज वी डोंट हैव ए स्टूडेंट यूनियन बॉडी फॉर द पास्ट 2 years. अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज देयर वाज मेनी काइंड ऑफ देखिए अभी जितने भी ये हैं मतलब डिजर्विंग है हम लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए, तो मत रखने के लिए तो सबका ये होता है. तो यूनियन क्यों नहीं बन पा रही है? मतलब क्या इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, कोई रोक है? हो रही है, लेकिन इलेक्शंस होने का टाइम में ही मैंने बंद हो जाता है, क्योंकि बिकॉज देयर आर मेनी ग्रुप्स एंड डिफरेंट ये है, तो आई विल नॉट गो इनटू डीप इनटू दैट. सो तो देखिए अभी जो अगर पूरा होल स्टूडेंट बॉडी अगर एक साथ रहेगा तो एवरीथिंग इज क्या बोलते हैं फंडामेंटली अगर सब कुछ ठीक होता है यहाँ में इन द डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स, इन द यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स, तब जाके स्टेट में कुछ अच्छा होगा शायद. तो अगर यूनिवर्सिटी में अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो वी कैन होप फॉर समथिंग गुड इन द स्टेट लेवल एंड समथिंग एल्स. ठीक है. हाय, आपका नाम क्या है? मैं सिर्फ राहुल छेत्री. अच्छा, आप यहाँ पे पहले स्टूडेंट बॉडी में रहे हैं? जी जी जी. अच्छा, किस पोस्ट पे? मैं जनरल सेक्रेटरी 2018-19. ओके. और आप किस स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा रहे थे उस टाइम? जब हम स्टूडेंट यूनियन के लिए यहाँ कंटेस्ट किए थे उस टाइम वी आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी. यहाँ हमारे एक हॉस्टल है PNGBCN और हम उस हॉस्टल की तरफ से इलेक्शन खेलते हैं और हम किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होकर नहीं खेले. जब हम स्टूडेंट या छात्र संघ पर रहते हैं तब हमारा एक सोच विचार हमारा एक आइडियोलॉजी है हॉस्टल का कि जब हम यूनियन बॉडी पर रिप्रेजेंटेटिव करते हैं डेट टू टाइम वी हैव टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रल सो दैट वी कैन रेज द वॉइस ऑफ डिफरेंट इश्यूज ऑफ डिफरेंट पर्टिकुलर एरियाज. मुझे ये बताइए कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो अच्छा स्टेट यूनिवर्सिटी है, आई एम सॉरी. तो यहाँ पे एकेडमिक एक्सेलेंस को लेकर के किस तरह का काम हो रहा है? क्या उस तरह के कोई आपके कंसर्न्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि इस इलेक्शन में थोड़ा वजन मिले? क्योंकि आफ्टर ऑल आप अच्छी पढ़ाई चाहते हैं ताकि आप अच्छा आपका करियर आगे जाके बना सकें. एक्चुअली बात क्या है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी आसाम गवर्नमेंट के एफिलिएशन यूनिवर्सिटी और इसके अंदर प्राय 179 कॉलेजेस है. अराउंड पर ईयर मोर देन 3 to 4 लाख स्टूडेंट्स यहाँ ग्रेजुएशन करते हैं इसके अंडर पर. और लेकिन अराउंड 2256 स्टूडेंट्स को सिर्फ यहाँ सीट मिला जाता है. और लेकिन बात ये है कि स्टूडेंट्स अपना फुल एफर्ट देते हैं पढ़ाई के लिए, वो एक्सीलेंसी फील्ड से आते हैं. बट थिंग इज द डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी अराउंड देयर आर 18 सेंटर, जो सेंटर एक कम्प्लीटली सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है. और उसके चलते बहुत टैलेंट स्टूडेंट को भी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स की वजह BPL फीस ज़्यादा होती है. एग्जैक्टली ओनली फॉर 18 सेंटर. और बाकी जो हमारी रिमेनिंग डिपार्टमेंट वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट वो कर दी है, फ्री ऑफ वेब कर देती है. लेकिन सेंटर पर ये सब सुविधा नहीं मिल रहा है. और जिस प्रकार से इस यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी करिकुलम पर, वो उस प्रकार के हम आज तक उस डेवलपमेंट फेजेस नहीं देखे. और हमारा यूनियन बॉडी का हो चाहिए PNGB जो प्राय हमारा 50 ईयर्स इस बार हमारा ये चल रहा है यूनिवर्सिटी और PNGB हॉस्टल का हमारा कंटिन्यू डिमांड रहा है कि देयर शुड बी पार्टिकुलर डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स. और यूनिवर्सिटी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का सबसे एक अलग सा कैरेक्टरिस्टिक ये है. और ये यूनिवर्सिटी कभी भी he never tried to take the concern of the student. Whenever the students complete their postgraduate, after that, university never take concern what the students are doing. So our demand from this hostel and from our union board at that time we have demanded during the time of convocation there should be a job mela or a job fair. अच्छा, ऐसे जॉब फेयर्स अभी तक नहीं होते हैं यहाँ पे? आज तक नहीं. और हमारा जो यूनियन बॉडी था, जो हमारा हॉस्टल है, हमारा कंटिन्यूअली डिमांड रहा है कि जिस दिन कन्वोकेशन रहेगा उस दिन एक बंदे को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पास सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएट, और साथ ही साथ उसको जॉब मेला की तरफ से जॉब फेयर की तरफ से एक जॉब अपॉर्चुनिटी का एक सर्टिफिकेट मिले. वो हमारा पहले का डिमांड थी और वो डिमांड हमने आसाम के गवर्नर को भी हम लोगों ने अपील किया है, स्टेट गवर्नमेंट को हम लोगों ने अपील किया. बट टिल टुडे हम उसके चलते हमें कोई भी एक उसका जवाब नहीं मिला है. अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ. आपने कहा कि यहाँ के सेल्फ फाइनेंस सेंटर्स जो हैं यहाँ के, वहाँ पे क्या आप एक एग्जांपल दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि कितनी फ़ीस होती है किसी एक पर्टिकुलर कोर्स की जो आप कह रहे हैं कि अनअफोर्डेबल है, आप उतना नहीं पे कर पाएंगे? देखिए, मैं खुद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से था. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अगर BPL की कैटेगरी कोई है तो उसको फ्री ऑफ वेब किया जाएगा आसाम गवर्नमेंट के रूल्स की तरफ से. अगर उसका BPL कैटेगरी नहीं है तो उसको अराउंड 4200 तक एडमिशन मिलता है. लेकिन अगर एक ही बच्चा अगर वो स्टूडेंट एडमिशन करना चाहता है MSW पर, ज्योग्राफी पर या मैनेजमेंट कोर्स पर, तो उसको अराउंड 40,000, 45,000, 30,000
40,000 पे करना पड़ता है पर ईयर? पर ईयर नोट पर सेमिस्टर पर सेमेस्टर 40,000, मतलब 80,000 पर ईयर हो गया। नहीं पर जब 2 इयर्स का कोर्स रहता है फर्स्ट आपका जो जब एडमिशन होता है तब अराउंड 45,000 पे करना पड़ता है। और एट द सेम टाइम जो हमारा संविधान राइट टू इक्वलिटी का बात कर रहा है, लेकिन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी राइट टू इक्वलिटी नहीं चला स्टूडेंट के चलते, क्योंकि सेंटर को अलग से ट्रीटमेंट मिला जा रहा है और हमारे डिपार्टमेंट को अलग ट्रीटमेंट मिला जा रहा है। जो स्कॉलरशिप मिला जाता है वो ओनली इन द सेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट को मिला जाता है। स्कॉलरशिप वगैरह जो भी बेनिफिट आता है गवर्नमेंट की तरफ से सेंटर के स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। एट द सेम टाइम देयर इज नो राइट टू इक्वलिटी टू द स्टूडेंट्स ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इन केस ऑफ सेंटर। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि किसी और छात्र से भी कि यहाँ पे आप यहाँ फैकल्टी रेशियो क्या है, क्या कोई बताना चाहेगा? क्योंकि यहाँ हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रॉब्लम है कि एड हॉक फैकल्टीज़ होती हैं और परमानेंट फैकल्टी बहुत कम होती है। सर, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम खपुन बोरा है। अच्छा, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं सर? मैं सेंटर फॉर स्टडीज इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से हूँ। अच्छा, हमें ये बताइए कि यहाँ पे क्या यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी? जी हाँ, मेरा जो खुद का सेंटर है मास कम्युनिकेशन, अभी पिछले 1 हफ्ते से तो वहाँ पे रेगुलरली क्लास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो 2 प्रोफेसर्स था, दिव्या सर जिसको सर को APSC में जॉब मिल गया, और एक मृण्मय सर को भी बाहर में जॉब मिल गया। उसके बाद जब 2 फैकल्टी कम हो गया, उसके बाद हम लोगों का जो पहले जैसा क्लास हो रहा था मतलब रेगुलरली, वैसे क्लास नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। और वैसे भी हमारा एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। करीब सुनने को मिल रहा है 30 से एग्ज़ाम होगा। अगर 30 से एग्ज़ाम होगा, अब टीचर ही नहीं है तो हम क्या करें? अब जैसे और क्या यहाँ मतलब ये प्रॉब्लम बाकी डिपार्टमेंट्स और बाकी सेंटर में भी है कि टीचर्स कम हैं या एड हॉक हैं? हाँ जी, देखिए यहाँ पे जो मतलब टीचर्स तो कम है ही, और सबसे मेन बात जो है यहाँ पे जो CBCS सिस्टम चल रहा है, CBCS सिस्टम के चलते हम लोग को मतलब एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। कैसे? अभी देखिए हम लोगों को एक जी लेना पड़ता है अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन उतना सीट अवेलेबल नहीं है। ऐसा भी हो जाता है मतलब स्टूडेंट मतलब एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सीट कम होता है। फिर जाके उन लोगों को बाकी लोगों का क्लास होता रहता है और उन लोगों को मतलब बैठा रहना पड़ता है टेंशन में। अभी यहाँ पे भी तो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ऐसे अगर आप सिस्टम को संभाल नहीं सकते हो, तब उस सिस्टम को ला क्यों रहे हो? या फिर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, टीचर बढ़ाओ, और नहीं तो आप इस सिस्टम को बंद करो। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो एक चीज़ और ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके यहाँ के स्टूडेंट्स कितने वोकल हैं? क्या पॉलिटिकली एक्टिव हैं? क्या आप कभी अपनी बात कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी? जी देखिए, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी पॉलिटिकली कितना एक्टिव है ये तो सब जानते हैं, पूरे आसाम को पता है। इवन CAA प्रोटेस्ट के टाइम पे भी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का जो रोल था उसे आसाम कभी नहीं भूल सकता है। यहाँ पे मैं खुद था वहाँ पे, हम सभी था यहाँ पे, हमने देखा है मतलब उस टाइम को हमने महसूस किया है बिना इंटरनेट के जब हम यहाँ पे था। अच्छा, यहाँ इंटरनेट बंद कर दिया था? हाँ, टोटली बंद था। कितने टाइम के लिए? लाइट करंट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। और कितने टाइम तक के सप्लाई बंद रहा इलेक्ट्रिसिटी और उसका? 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था वो पावर का और इंटरनेट पावर शटडाउन भी। पूरी यूनिवर्सिटी की बिजली काट दी? यूनिवर्सिटी की नहीं जी, पूरा आसाम का पूरा स्टेट का इंटरनेट कटा हुआ था। कश्मीर जैसा हाल था। क्या ही बोले? नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे आप कह रहे थे कि इंटरनेट भी बंद किया और पावर कट भी किसी ने यहाँ पे कहा, क्या यहाँ बिजली भी? बाहर निकलना बंद था, आप समझ रहे हैं? यहाँ क्या पे पावर कट हुआ था यहाँ? पावर कट तो हुआ था। अच्छा। जैसे वो राज्यसभा में जब वो बिल मतलब पास हो रहा था ना, तब जगह जगह पे पावर कट कर दिया गया था। और यहाँ पे तो इवन ऐसा भी था, ये दुएट गेट है ना, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का जो गेट है, वहाँ पे फायरिंग भी हुआ था। आर्मी आके ऐसे मतलब गोली चला, ब्लैंक फायर करके चला जाता था। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था मतलब जिससे मतलब ब्लाइंड फायर करना पड़े। 15 दिसंबर से आपका इंटरनेट बंद हुआ, कुछ जगह बिजली भी गई, और वापस आपको इंटरनेट कब मिला? हाई कोर्ट में जब केस हुआ था, स्टूडेंट्स को हाई कोर्ट जाना पड़ा? स्टूडेंट को नहीं, मतलब यहाँ के लोगों ने अपील किया था, क्योंकि पूरा स्टेट में कटा हुआ था ना नेट, तो यहाँ से हाई कोर्ट में गया था, और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कितना टाइम लगा होगा? मतलब 15 से? आपको शायद पता होगा, असम में जो इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ था उसको लेकर तो यूनाइटेड नेशंस ने भी, और इवन इंटरनेशनल जो मीडिया है उन लोगों ने भी आवाज़ उठाया था। तो जब ये इंटरनेट आपका बंद था, आप लोग कैंपस से बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो तब आप लोग मतलब किस तरह का वो स्ट्रेस था? क्या आप लोग पढ़ाई पे ध्यान लगा पा रहे थे? क्या चल रहा था उस टाइम? तो पढ़ाई कैसे होगा? हमारा जैसा स्टूडेंट जो वहाँ पे गुवाहाटी पे प्रोटेस्ट कर रहा है, वैसे 5 लोग मर गया, वो खबर जब आपको मिलता है, आपको कैसा लगेगा? पढ़ पाएगा? कोई नहीं पढ़ पाता है। और वैसे भी आप बाहर नहीं जा सकते हो, आर्मी घुमा हुआ है, पता नहीं कब किसी को, राहुल को तो अरेस्ट कर दिया था। आपको अरेस्ट किया था? NIA ने समन भी किया था।
अच्छा। माहौल बहुत ख़राब था, लेकिन हाँ ये बात भी है, मीडिया का कवरेज उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। मतलब अब हम क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते हैं, वो अलग बात है। मैं नहीं, भी बिल्कुल, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, मतलब जी, मीडिया का तो हम यहाँ पे इतना देखा नहीं था, तो इसलिए हम उस बात पे नहीं बोलना चाहते, क्योंकि मैं भी मीडिया का स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, तो मैं मतलब ये अभी नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कम था, जैसा होना चाहिए था मुझे वो महसूस हुआ, कम हुआ है। अगर उस टाइम पे, अब देखिए आसाम का जो सीए प्रोटेस्ट असम में जो चल रहा था, पूरा बाकी इंडिया में जैसा चल रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे रिलीजन के लेके, रिलीजन के वजह से प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। जैसे मतलब बाहर में जो बात डिस्कस हो रहा था, यहाँ पे वो सब मतलब बाहर जैसा हालत यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे लोगों का अलग डिमांड था, समझ रहे हैं आप? अभी हम उस बात पे नहीं जाते, लेकिन यूनिवर्सिटी का बात बोल रहे हैं तो बात बात में निकल गया। तब यूनिवर्सिटी में भी वही सीन था, सब कोई नहीं मान रहा था ये। इवन हमने तो अपना हॉस्टल का मतलब दरवाजे पे लिख के रखा है, बहुत सारे हॉस्टल के। हॉस्टल छोड़िए, प्राइवेट पीजी है बाहर पे, वहाँ पे भी प्राइवेट पीजी के दरवाजे पे लिखा हुआ है, स्लोगन लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी का लड़का ने अपना खून से वो वहाँ पे लिखा है, मुंडन किया है, मुंडन किया, और क्या कर सकता है डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में। तो एक चीज़, मतलब मैं इनसेंसिटिव नहीं होना चाह रहा हूँ व्हेन आई आस्क दिस। अभी जैसे हमने एक देखा कि पूरे एक साल कोविड में बहुत सारा अटेंशन कोविड की तरफ डाइवर्ट हुआ, तो आपको क्या लगता है कि क्या अब भी एनआरसी का या उतना रेलेवेंट या उतना इमोटिव इशू है जब ये चुनाव हो रहे हैं असम में विधानसभा के? देखिए चुनाव का बात तो वो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि वो लास्ट नाइट में भी गेम चेंज हो जाता है। लेकिन जो आप कोविड और प्रोटेस्ट का बात बोल रहे हैं, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। ये जो कोविड है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक आशीर्वाद बन के आया है। पता है कैसे? क्योंकि जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था ना, पुलिस आर्मी आके लोगों को घर नहीं भगा सकता था, लेकिन वायरस आ गया, ये सुन के सब घर घुस गया था। आपको लगता है जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो गवर्नमेंट ने इसको मतलब बंद किया है? नहीं, कोरोना वायरस नहीं किया है, समझ रहे हैं आप? हमने वो देखा है, क्योंकि जब कोविड आया था तब यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था हम लोगों का। उस टाइम पे हम लोग सड़क पर था। अब कोरोना वायरस को किसने दमा दिया इलेक्शन में? अब इलेक्शन आ गया, अब देखिए यूनिवर्सिटी में आप क्लास नहीं कर सकते हो क्योंकि कोविड है। आप जाके जब सामान लाने के लिए घर के बाहर जाते हो ना, फार्मेसी जाते हो, पुलिस आपको कूट देता है। रिपोर्टेड न्यूज़ है यहाँ पे, ऑन रिकॉर्ड ये सब मतलब आपको मिल जाएगा। पुलिस मारा, कितना लोगों को मारा, पुलिस का टेरर देखा हम लोगों ने सीए के टाइम पे। तो उसके बाद जब जाके ये सब हुआ, तो कोई मतलब ऐसे आसानली मतलब ऐसे तो नहीं ले सकते ना नॉर्मली। अच्छा राहुल दा, आप भी इधर आ जाइए, आपसे भी 2-3 मेरे सवाल बाकी रहते हैं अभी, प्लीज़। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कहा है, गृह मंत्री जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, कि जब वैक्सीनेशन पूरा होता है उसके बाद सीए को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसको लेकर के मतलब उस वादे को या उस ऐलान को आप लोग कैसे रीड करते हैं? आप लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे अगर ऐसा होता है तो? देखिए 2018 आई थिंक 5 जून और 5 जनवरी जब नरेंद्र मोदी जी ने सिलचर पे आकर बोला कि हम सी उस समय सीए भी था, सीए भी हम लेकर आएंगे। और उसके 6 जनवरी को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यूनियन विद मोर देन 4000 हम लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। और ये जो हॉस्टल देख रहे हैं आप, पीएनजीबी हॉस्टल, इसी हॉस्टल से सर्बानंद सोनोवाल को 29 नवंबर को हम लोगों ने मतलब बॉयकॉट डिक्लेयर किया था। और वो ये इसी हॉस्टल से एक समय बिलोंग करते थे और इसी इंस्टीट्यूशन के ही छात्र है आज के जो आसाम के मुख्यमंत्री है, उसको इसी हॉस्टल ने कहा था कि वही है बॉयकॉट। नॉट ओनली हिम, जितने भी आरएसएस के ये हॉस्टल उनका ही है? वो इसी हॉस्टल पे रहते थे। अच्छा, हाँ, क्या नाम है इस हॉस्टल का? पीएनजी पद्मनाथ गोहाई बोरा छात्रा निवास इस हॉस्टल का नाम। और हम लोगों ने 29 नवंबर को फॉर्मली प्रेस को बुला के हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि इस हॉस्टल पर ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी पर जो सीए के उसके साथ रहेंगे, बस सीएबी के साथ रहेंगे, हम किसी भी व्यक्ति को आरएसएस, एबीवीपी, बीजेपी के कोई भी कर्मकर्ता को हम इस यूनिवर्सिटी पर आने नहीं देंगे बोल के हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। और स्टिल वी आर इन द सेम स्टैंड। और बात ये हुआ कि जब वैक्सीन का बात चल रहा है, उसमें आपने सर्बानंद सोनोवाल का भी नाम लिया। सर्बानंद सोनोवाल का हम लोगों ने नाम लिया है, उसके तपन गोगोई एक यहीं से थे। आज यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के दूसरे ओहदा पे रहे हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ बॉयकॉट डिक्लेयर किया है। नॉट ओनली हिम, अगर आरएसएस के लोग, अगर आरएसएस के वो विचारधारा के साथ रहने वाले यूनिवर्सिटी कोई प्रोफेसर है, उसको भी हम यूनिवर्सिटी में रहने नहीं देंगे। ये हमारा क्लियर स्टैंड है। और बात रही वो अमित शाह जी चाहे दिल्ली पे बोले, चाहे कलकत्ता पे बोले, चाहे दिसपुर पे बोले, आसाम की जनता की अदालत से एक बार डिक्लेयर हुआ है कि वी आर नॉट इन ए कंडीशन टू एक्सेप्ट सीएए। और हमारा जो हमारे अभी दोस्त ने बोला है, यहाँ का मुद्दा अलग सा है। यहाँ जो आसाम आंदोलन हुआ था, इस आसाम आंदोलन
को मतलब क्या उसको नक्सात करता है, उसके खिलाफ है ये CAA। वी आर इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अगेंस्ट द आवर राइट्स, एट द सेम इट्स अगेंस्ट द सॉन ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ असम। और असम का कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग सा है। इस आसाम पर आपको अराउंड 29 कम्युनिटीज़ के लोग मिलेंगे, और ये आज जो CAA है ये 29 कम्युनिटीज़ के कम्युनल फाइट लेके आ रहा है, और वो हम नहीं चाहते। जो 1979 टू 85 पे जो 6 साल का एक लंबा सफ़र, एक आंदोलन चला था, उस आंदोलन के बाद हमें एक आसाम एजिटेशन हुआ, उसके बाद जो हमें राइट्स लोग मिलना चाहिए था, उस राइट हमें मिले। लेकिन ये सारे के सारे को ये नक्सात करना चाहता है, इट लाइक टू ये डिमोलाइज करना चाहता है, इसलिए हम CAA के साथ कभी नहीं रहेंगे। और जो पॉलिटिक्स पर जो डिक्लेयर होगा, उसके बाद भी हमें पता चलेगा कितने लोग सचेतन है, कितने नहीं है। और एक यहाँ विचारधारा है बीजेपी का, जो विचारधारा है वो बीजेपी का विचारधारा हमेशा कहना चाहिए वो अच्छा है, अच्छा। लेकिन हम लोगों ने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हम वी हैव वेलकम, कम लेट्स हैव ए ओपन डिबेट। असम गवर्नमेंट हम लोगों ने वेलकम किया है, लेट्स हैव ए ओपन डिबेट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ CAA फॉर असम। वो ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स को छूट दी है, वो असम के हिल ट्रैक्स जो हिली एरियाज़ हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनको भी CAA से बाहर रखने को तैयार हैं, बाकी जगह वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो क्या आप इस कॉम्प्रोमाइज़ में आप लोग बिलीव करते हैं? क्या तब आप मानेंगे? नहीं, वो तो देखिए बीजेपी क्या कर रहा है, बाकी स्टेट को लगा नहीं दे रहा है, असम पे लगाना चाहता है, वो भी स्पेशली ब्रह्मपुत्र वैली, और स्पेशली इस ब्रह्मपुत्र वैली पर लगाना चाहते हैं। वो असम को डिवाइड करना चाहते हैं, सबसे पहला बात। और असम का जनता, असम के जितने भी यूथ लोग, एजुकेटेड यूथ, उन लोगों को समझ में आ चुका है कि असम के भीतर वो विभाजन शुरू करे। वो CAA लगाने से पहले ये मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट किया, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पहले ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद गोटे इंडिया को कॉन्क्यर करने का जो उनका चिंताधारा था, वो चिंताधारा आज बीजेपी लेकर नहीं आ रहा है। और वो हमारा एक स्टैंड नहीं है, अगर भगवान आए तो भी हम नहीं मानेंगे CAA को। वी आर ऑलवेज अगेंस्ट दिस बिल। तो आप लोग दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे? आज को प्रोटेस्ट चल रहा है असम पर, आज को एक प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे विद्यार्थी साथी भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने जब कोरोना चल रहा था, उस समय हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और हमारा यही इंस्टीट्यूशन है, यही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो ऑनलाइन डिजिटली हम लोगों ने डिमांड कर रहे थे CAA को कोलैप्स करना चाहिए बोलकर। और इनफैक्ट आज एक हमारे आंदोलनकारी, उस समय के CAA के आंदोलनकारी अखिल गोगोई जी, आज भी उनको बिहाइंड द बार है, वो उनको जेल पर रखा हुआ गया है। और इस सब बात का उन्हें आंसर दिया जाएगा, उनको इसका प्रत्युत्तर मिला जाएगा इस इलेक्शन पर। ठीक है। मुझे जब मैं इनसे बात कर रहा था, तब मुझे पीछे से किसी ने कहा कि आपको NIA ने एक बार समन किया था। क्या ये बात सही है? देखिए NIA ने मुझे 19 मार्च शाम को करीबन 5 बजे मुझे फ़ोन आया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मार्च 2019 आज को 1 साल हो गया, आज का दिन ही मुझे हाजिर होने को बोला था NIA का दिन। हाँ, आज का एनिवर्सरी है मेरा। और बात ये है कि मुझे पहले कॉल आया था 15 मार्च को, तब यूनिवर्स मैंने बोला आई एम नॉट इन ए कंडीशन टू अपीयर ओवर देयर, बिकॉज मेरा उस टाइम पे। आपको कहाँ बुलाया गया था? मुझे नॉर्थ ईस्ट के हेडक्वार्टर पे बुलाया गया था, मुझे चांदमारी पे नहीं बुलाया गया, मुझे सोनापुर नॉर्थ ईस्ट के हेडक्वार्टर पे बुलाया गया। और उस टाइम यहाँ से कितना दूर है? मेरा घर यहाँ जागून है कि आसाम से बॉर्डर एरिया पे, मेरा घर से वो ऑफिस करीबन 800 किलोमीटर है। और मुझे ऐसा एक प्रोपोगंडा करके बुलाया गया। मुझे पहला कॉल मुझे DR सिंह का मिला गया 15 मार्च को। DR सिंह जी ने मुझे बोला कि आपको हाजिर होना है। मुझे लगा किसने फेक कॉल किया, मैंने कहा प्लीज़ सेंड मी ए लेटर। उन्होंने मुझे लेटर नहीं भेजा। जैसे यूनिवर्सिटी पर कोरोना की डिक्लेरेशन करके यूनिवर्सिटी का सारा एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया, सारे विद्यार्थी जब घर चले गए, उसके बाद उन लोगों ने, मैं जब घर पहुंचा तब मुझे फ़ोन किया गया। और मेरे एक भाई है रुबुल छेत्री, मेरे भाई अबू धाबी पर रहते हैं, और लेटर आना चाहिए था राहुल छेत्री के नाम पर, जो CAA प्रोटेस्ट कर रहा था, मेरे भाई के नाम पर आया, जो भाई 2 साल से विदेश पर रह रहे हैं। गुड, इट वॉज टोटली प्रोपोगेंडा, इट वॉज टोटली पॉलिटिक्स। और इन लोगों ने मुझे बुलाया 20 तारीख को, 21 तारीख और 22 तारीख मुझे यूनिवर्सिटी वहाँ रहने को कहा गया। पहले 20 तारीख मुझे लेटर दिया गया, 21 तारीख को मुझे हाजिर होने को कहा गया। तो डिड यू अपीयर? या आई वॉज अपेयर ओवर। मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर किया गया, मुझे दम दिया गया, मुझे थ्रेटन दिया गया। मुझे क्या कहा गया आपसे? सबसे मुझे पहले क्या कहा गया कि यू आर ए स्टूडेंट, आपका एक करियर, आप क्यों आंदोलन कर रहे हो। तब मैंने कहा मैं आसामीस, सो आई एम अगेंस्ट दिस बिल। तब उन लोगों ने बोला कि राहुल छेत्री एक हिंदू लड़का है, क्यों ये बिल के खिलाफ है, ये तो हिंदू के साथ है बोला। और उसी टाइम में मुझे पता चल चुका था कि NIA अब NIA नहीं रह चुका है, NIA इज टोटली ए प्रॉपर्ट इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट के मुताबिक वो चल रहा था NIA। और आपको घर कब वापस भेजा गया फिर? उन लोगों ने देखिए ये इन NIA की सोच विचार देखिए, वो इतने शिक्षित लोग हैं। मुझे शाम का 6 बजे छोड़ दिया गया NIA के हेडक्वार्टर से, सुबह 8 बजे से मुझे चलाया गया शाम का 6 बजे तक, अराउंड 9 आवर्स मुझे वो किया गया, इंट्रोगेशन किया गया। और उन लोगों के मुताबिक मुझे उन लोगों ने व्हीकल प्रोवाइड करना चाहिए था, मुझे ट्रैवल अलाउंस उन लोगों को देना पड़ता है। ट्रैवल अलाउंस की दूर की बात है, वहाँ जाने का मुझे दूसरा के अलाउंस का रूप देखा गया। मैंने जब बोला, मुझे तो मेरा घर यहाँ से करीबन 800 किलोमीटर दूर पर है, मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है, मेरी माँ को चिंतित हो रही है, मुझे घर पे जाना दीजिए बोला। उन लोगों ने मुझे बहुत थ्रेटनिंग किया।
और करीबन मुझे 6 बजे छोड़ देगा वहाँ से। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे से लॉकडाउन शुरू था और इन लोगों का पूरा एक साजिश था कि मुझे किसी पर वो बंदी करे और लॉकडाउन के नाम पर मुझे कम से कम 3-4 महीना या 3-4 साल मुझे बंदी करने के इन लोगों का सोच विचार था। और मेरा भूल यही था कि मैं अखिल गोगोई जी को मैंने सपोर्ट किया था, मैंने CAA प्रोटेस्ट पर मैंने आवाज़ बुलंद किया था। और वो लोग कहते हैं कि मेरा कोई टेररिस्ट के साथ हाथ है, वो कहते हैं कि मैं किसी टेररिस्ट या माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लेता हूँ। मैंने कहा मेरा अकाउंट गोटा डिटेल्स चेक कीजिए, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, हार्डली मेरी माँ मुझे 2-3 हज़ार रुपये देती है और मैं जिस हॉस्टल पर रहता हूँ उसके 1400 रुपये खाना का है। मैं गरीब घर का परिवार से बिलोंग करता हूँ, मुझे हार्डली 2000 मिलता है। और मैंने कहा स्टूडेंट्स के लोगों ने मुझे प्रोटेस्ट करने के लिए हमें आगे चले गए थे। उनका बार बार मुझे एक ही बात कहना था कि फ्रॉम वेयर यू यूज्ड टू गेट द मनी, यू आर ए हिंदू, व्हाई यू आर अगेंस्ट दिस बिल, आप ये अगेंस्ट मत कीजिए, ये सब बारीक करके वो मुझे टॉर्चर, मेंटली बहुत टॉर्चर किया गया है मुझे। मतलब एक सवाल मतलब मुझे और पूछना है, मतलब ये मेरा सवाल नहीं है, ये इस तरह की बातें असम से बाहर होती हैं। मतलब एक चार्ज लगाया जाता है असमीज लोगों पे कि वो काफ़ी जेनोफोबिक हैं, वो अगर थोड़ी सी जगह किसी को दे देंगे, कोई आकर के रहना चाहता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्ज? अरे वो तो वो सारा भूल एक वातावरण सृष्टि हो रहा है। आप एक बात मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। वी हैव ए डीप रेस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ बिहार, और बिहार के लोगों से हमारा डीप रेस्पेक्ट है, पंजाब के लोगों से भी है। कभी आपने सुना है बिहार पर आसाम के बंदे ने आसाम बिहार बंद किया बोला? आपने नहीं सुना है। लेकिन ये आसाम में, आसाम पर बिहार के लोगों ने बंद दिया है। दैट इज़ आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज द रेस्पेक्ट एंड दिस लव ऑफ आसाम टू द पीपल। यहाँ मैं गोरखा कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। मेजोरिटी ऑफ गोरखा पॉपुलेशन और एंटायर इंडिया पर देखा जाए सिक्किम पर है, पर आज मुझे वही सम्मान, वही मर्यादा, वही प्यार मिला है आसाम से, तब मैं कैसे विश्वास करूँ? और आसाम का एक इतिहास, आसाम सब कुछ देता है, लेकिन अब समय थोड़ा अलग आ चुका है। अभी वी आर ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पीपल। लेकिन वो बांग्लादेश जिसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, जिसके पास ना हमारा कल्चर, लिंग्विस्टिक कुछ भी रिलेशन नहीं है, वो बांग्लादेश को हम क्यों दिया हमारा ज़मीन? जैसे ही बांग्लादेश यहाँ आता है, केवल वो हमारा ज़मीन ही नहीं, वो हमारा लैंग्वेज छीन के ले जाएगा। मैं गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करता 1993 में, जो मुझे लैंग्वेज मिला नेपाली स्पीकिंग पीपल, मैं पीपल बाय बात मैं, लेकिन आज आसाम में जब बात करता हूँ सारे आसाम के लोग मुझे पहचानते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश से आएगा तो उसको तो आसामी लैंग्वेज पता नहीं है। वो डाइवर्सिटी क्रिएट करेगा लैंग्वेज इशू पर, कल्चर पर वो डाइवर्सिटी इशू करेगा, लैंड राइट पर वो डाइवर्सिटी इशू करेगा। ऐसा ही हमारा ये डस्टबिन बन चुका है अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर जैसे वो लोग वहाँ लाखों के तैनात पर यहाँ आएंगे, अगेन इट विल क्रिएट, वो डस्टबिन बन जाएगा। ये हमारा एक बात स्टेट है कि इस बिल जैसे आएगा, असम के यूथ को, असम के फ्यूचर को अंधकार पर ही नहीं, इसको सुसाइड गेम किया जाएगा और हम वो कभी होने नहीं देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने सैटरडे के दिन आप लोगों ने मतलब फर्स्ट हाफ में आप लोग उठे। मतलब हमें अभी छात्र जीवन छोड़े हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है सैटरडे को, मतलब फर्स्ट हाफ में उठने को, क्योंकि फ्राइडे बहुत देर तक के चलता है। शुक्रिया आप लोगों का भी जिन्होंने काफ़ी फ्रीली बात की। हम असम के और भी इलाकों में चलने वाले हैं। ये फर्स्ट फेज़ की कवरेज का पहला पड़ाव था, ये पहला वीडियो है। डिब्रूगढ़ से जैरी के साथ मैं हूँ निखिल। देखते रहिए दी ललन टॉक।